गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि हम जो भी क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप अगर पिछली वीडियोज में देखते आ रहे हैं तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सीरियल से हर प्रैक्टिस सेट में आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो कहीं ना कहीं जो उत्तर मुगल काल के बाद जो स्टेट्स स्थापित हो रहे हैं, जो 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 कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और एंशियंट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासन से प्राप्त किया था, शासक से। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने गोलकुंडा, मैसूर, कर्नाटक और चंद्रगिरी। तो आप लोग देखेंगे कि इन्होंने चंद्रगिरी के शासक दरमेला वेंकटप्पा से 1639 में जो है मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। और मद्रास का पट्टा प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रांसिस डे। इन्हें ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है चंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को आधार बनाकर किस विद्वान ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी ठहराया? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है जॉर्ज डेल्स, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर और बीबी लाल। जिसमें जो जॉर्ज एफ डेल्स है, इसमें इनका नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो बाढ़ आई, भूकंप के कारण, उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और जो जॉन मार्शल है, ये बाढ़ के साथ साथ प्रशासनिक शिथिलता को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन जो मार्टिन व्हीलर है, ये ऋग्वेद में जो हरयूपिया नामक एक शब्द दिया गया है उसको हड़प्पा से संबद्ध करते हैं, और इसके लिए जो है आर्यों को उत्तरदायी ठहराते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे तो मार्टिन व्हीलर ऑप्शन में है, तो आपने आर्यों के आक्रमण के लिए किसने किसको ठहराया, इसमें मार्टिन व्हीलर होंगे। लेकिन ऋग्वेद के आधार पे तो मार्टिन व्हीलर होंगे, लेकिन सबसे पहले किसने आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है, वो व्यक्ति है रामचंद्र चंद्रा। ठीक है, जिनको हम लोग रामचंद्र चंद्रा। ठीक है, आप लोग नाम याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया कि आर्यों के आक्रमण की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर। ऋग्वेद को आधार बना के इन्होंने बात करी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर अपनी विजय योजनाओं को भारत की सीमाओं तक ही सीमित रखा? ऑप्शन है सलीम किरमानी, अलाउल मुल्क, फखरुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन। तो आप लोग देखेंगे कि अलाउल मुल्क जो उस समय दिल्ली का कोतवाल है और अलाउद्दीन खिलजी का करीबी है और उनका मित्र भी है, तो वो अलाउद्दीन को सलाह देता है कि विजय योजना जो आप विश्व विजय करना चाहते हैं, इसको छोड़कर भारत में आपको आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो इसकी सलाह अलाउद्दीन खिलजी मान लेता है और जो विश्व विजय की योजना बनाया रहता है उसको त्याग देता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी को इसी कारण उसकी इसी सोच के कारण उसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है फखरुद्दीन, सॉरी अलाउल मुल्क। और जो फखरुद्दीन है वो अलाउल मुल्क से पहले तक दिल्ली का कोतवाल रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया, क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गोडेहू, वाटसन, मैरियट और ड्यूमा। आप लोग देखेंगे जो गोडेहू है वो फ्रांसीसी गवर्नर है, जिसके समय में पांडिचेरी की संधि हो रही है 1755 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैरियट है, मैरियट का एक कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के समय
प्रिंट करने में, इसको टाइप करने में दिक्कत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह के समय या विद्रोह को दबाने हेतु तो उसने कितने अध्यादेश जारी किए थे? सवाल सवाल ऐसे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए कितने अध्यादेश जारी किए? तो उसने 4 अध्यादेश जारी किए। जो पहला अध्यादेश था वो मध्य वो था कि जो इनाम वक्फ आदि में दी गई भूमि है, जो अमीरों की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया, ठीक है। दूसरा था कि एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। तीसरा था मद्य निषेध कर दिया गया। चौथा था कि कोई भी शादी विवाह या सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो उससे पहले आपको राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने टोटल 4 अध्यादेश जारी किए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के सत्ता ग्रहण करते ही राज्य में कितने विद्रोह हुए? तो टोटल 4 विद्रोह हुए थे इसके सत्ता ग्रहण करने के प्रारंभिक वर्षों में ही, ठीक है। जिसने जिसमें बदायूं का सूबेदार मंगू खां, अकत खां और नवीन मुसलमानों का विद्रोह, और आप लोग देखेंगे कि हाजी मौला का भी विद्रोह इसके समय में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। अगला प्रश्न है, डेनमार्क ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी को कब अंग्रेजों को बेच दिया? तो डेनमार्क की जो कंपनी थी वो इसका जो मुख्यालय था सेरामपुर में था और 1616 में इसकी स्थापना होती है। 1620 में ये भारत आते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि ये 1845 में अपनी कंपनी को अंग्रेजों के हाथों क्या करते हैं? बेच देते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन है मुबारक शाह, नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश और कैकुबाद। आप लोग देखेंगे कि कैकुबाद ही इसको शाइस्ता खां की उपाधि देता है और उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रमुख बनाता है और बरन की जागीर भी इसको प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैकुबाद। अगला प्रश्न है, नाप तोल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? तो ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, नवपाषाणी, सिंधु सभ्यता। तो आप लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो है 16 के अनुपात में जो है कि नाप तोल के जो बटकरे हैं उनका प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिंधु सभ्यता है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने किसे नवाब खां की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन है ड्यूमा, डुप्ले, ला बुर्दुने और बर्नेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डुप्ले को आलमगीर द्वितीय ने शासक बनते ही, आलमगीर का शासनकाल 1754 से लेके 58 तक का है, ठीक है। और इसने शासक बनते ही जो है डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम डेनिश व्यापारी समझौते द्वारा ट्रैवनकोर तमिलनाडु में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1620 में की गई है। 1616 में कंपनी स्थापित होती है, 1620 में भारत में आती है, ट्रावनकोर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करती है, लेकिन जो इनका प्रमुख केंद्र होता है वो सेरामपुर होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड क्लाइव। आप लोग देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद जो अंग्रेज होते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो क्लाइव को वापस से बुलाती है यह महत्वपूर्ण संधि करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीतिक दशा होती है उसके बारे में परिचित होता है। तो आप लोग देखेंगे कि क्लाइव 1765 में भारत आता है और वापस से इसको गवर्नर बनाया जाता है, और इसी के समय में इस अधिकार भी जो है जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके तहत लॉर्ड क्लाइव भी उस समय गवर्नर रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रामों में भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? तो मुनियान, ये तो आपके गुप्तचर हो गए। खुद कास्ट मतलब जो खुद के गांव में अपनी खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं। पाई कास्ट मतलब जो दूसरे गांव में जाके कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरा स्थल में अग्नि वेदिकाएं नहीं प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन है आपके सामने राखी गली, सुरकोटदा, लोथल और बनावली। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सुरकोटदा है, ठीक है। बाकी तीनों जगह से मिला है। डुप्ले के स्थान पे भारत में फ्रांसीसी प्रदेशों का गवर्नर किसे बनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है ड्यूमा, गोडेयू, फ्रैंको मार्टिन, फ्रांसिस कैरो। तो आप लोग जानते हैं जो आपके फ्रांसिस कैरो हैं, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके भारत में संस्थापक हैं 1668 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो गोडेयू है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किलखोरी के महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि बलबन के द्वारा, सॉरी,
ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। जो किलखोरी का राजमहल है, ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने किलखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि जो किलखोरी का महल है उसको तो कैकूबाद के समय में बनाया गया है, तो आप लोग मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो इसका जो उत्तर है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1 संबंधी, 2 संबंधी, 5, 2 संबंधी, 3 संबंधी, 4 और 1 3 4 और 1 2 4 का अनुपात है। तो आप लोग देखेंगे कि जो जनरली किताब में लिखा हुआ है वो बड़े से छोटे नंबर की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे छोटे से बड़े नंबर की तरफ गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 to 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी। तो इसके बारे में तो मैंने बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इस पूरे वीडियोज में, जब जब इसका नाम आया है। तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं खलीफा की उपाधि धारण करता है। इसको ये ऐसा सुल्तान था जो जो क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपना चुका था, और इसने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में प्रत्यक्ष रूप से मिलाने का कार्य किया, ठीक है। इसने एक परिवर्तन किया, एक शुरुआत करी, ठीक है, दक्षिण के राज्यों को मतलब दिल्ली सल्तनत में मिलाने की। तो करेक्ट ऑप्शन है मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उसके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व महाजन बहुत धनी हो गए। मतलब किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उसके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी महाजन बहुत धनी हो गए। तो आपके सामने ऑप्शन है याया सरहिंदी, मिनाजुल सिराज, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग देखेंगे खूत मुकद्दम और जो बाकी जैसे जो आप लोग आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में देखेंगे तो बर्नी ने इसके बारे में ज्यादा विवरण दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बर्नी है, ठीक। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय क्या था। तो आप लोग देखिए कि इन्होंने ट्रावनकोर में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, लेकिन इनका जो मुख्यालय था वो सेरामपुर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंबर का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन है 1754, 49, 46 और 48। तो आप लोग देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ में ही 1749 में जो है अंबर का युद्ध होता है चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन के बीच में, जिसमें कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा जाता है और चांदा साहब कर्नाटक के क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं, ठीक है। 1749 में हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ है, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से लेकर 1755 तक चला है, जो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ है, और जो उस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर है वो गोडेयू है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर जंग ने निम्न में से किसे 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर दी थी। ऑप्शन है लाबुर्देने, बर्नेट, ड्यूमा और टुप्ले। तो आप लोग देखेंगे कि जब मुजफ्फर जंग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय जब हैदराबाद का निजाम बन जाता है, वो 20 लाख रुपए और एक जागीर प्रदान करता है डुप्ले को, ठीक है। और डुप्ले, एक और फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि जिस सहायक संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके लिए वेलेजली को हम लोग इतना हाईलाइट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग जो है डुप्ले बहुत पहले ही कर चुका था। डुप्ले ऐसा पहला यूरोपियन था जिसने जो है भारतीय खर्च पर अपनी सेना जो है भारतीय दरबार में रखी, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप को सर्वोत्तम सूर्य और अफीम प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। ऑप्शन है मद्रास, बंगाल, बिहार और गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिहार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे। तो आप लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन अपने समय में व्यापक आर्थिक सुधार करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने धार्मिक और कृषि, धार्मिक और चराई, कृषि और मकान, मकान कर और चराई कर, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जो चरी और घरी मतलब गृह कर या मकान कर और चराई कर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब, फैज और अमीर खुसरो। तो आप लोग देखेंगे हिंदवी को ही उर्दू कहा जाता था, तो उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है, अपनी मसनवियों में। अगला प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है चाय, अफीम, सूती वस्त्र और नील। तो पुर्तगालियों ने तो मसाले का व्यापार प्रमुखता से किया, लेकिन जो मुगल थे इन्होंने, सॉरी, जो अंग्रेज थे
इन्होंने सूती वस्त्र को जो है व्यापार की प्रमुख वस्तु बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, तो ये तो सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके जो है गोवा पे अधिकार कर लिया था, जो आगे चल के 1530 में उनकी राजधानी बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है, जनहित, कारीगरों के हित, राजहित, इसमें कोई नहीं। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। अब जो बर्नी कहता है कि विशाल सेना का संगठन करना ही इस बाजार व्यवस्था का उद्देश्य था। और बर्नी एक दूसरी बात कहता है कि उस समय जो सर्वाधिक व्यापारी तो वो हिंदू थे, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था उनको दंडित करना था। ठीक है, लेकिन विशाल सेना रखने वाली बात का जो समर्थन करते हैं दो इतिहासकार, उसमें एक के.एस. लाल है और दूसरे इरफान हबीब है। ठीक है, अब के.एस. लाल ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है खिलजियों पे, द हिस्ट्री ऑफ खलजीज। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि इनका जो ये जो इन्होंने जो भी किया वो किस लिए किया? अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार व्यवस्था लेके आया उसका उद्देश्य था जन हित करना। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए उसने ऐसा किया था। और आप लोग देखेंगे कि नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जनहित के लिए किया गया था। और इनका जो इतिहासकार समर्थन करता है वो है के.ए. निजामी। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, ये सबको पता है। वो एक विशाल शक्तिशाली सेना रखना चाहता था। तो सब कुछ से इतर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो राजहित है, वो राजहित में ये सब कर रहा था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ऑप्शन है, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश और डच। तो आप लोग देखते, अगर इसमें अंग्रेज रहते तब तो अंग्रेज हो जाते। ठीक है, लेकिन अंग्रेज ऑप्शन में ही नहीं है। तो फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश और डच, इनमें से संयुक्त पूंजी कंपनी जो प्रारंभ की गई वो डचों के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है 1717, 1632, 1611, 1750। तो आप लोग देखेंगे कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा सुनहरा फरमान इन लोग को 500 पैगोड़ा में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन से विवाह करने वाली कमला देवी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन है, जसवंत सिंह, कर्ण सिंह, देवराय, जयचंद। तो आप लोग देखेंगे कि वो कर्ण सिंह बघेल की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त होता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में। ऑप्शन है, कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी, रंगपुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनावली होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्स ला सैपल की संधि के तहत फ्रांसीसियों द्वारा कौन सा स्थान अंग्रेजों को लौटा दिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है, सूरत, मद्रास, पांडिचेरी और मसूलीपट्टनम। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो संधि हुई इसका रीजन था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जो जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। और ये जब दुनिया में कहीं लड़ते थे तो ये जहां जहां होते थे वहां भी आपस में लड़ने लगते थे। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये लोग भारत में भी आपस में मारपीट कर लेते हैं। और होता क्या है कि मद्रास पे जो है फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। लेकिन 1748 के एक्स ला सैपल की संधि के तहत जो है मद्रास को वापस अंग्रेजों को क्या किया जाता है, लौटा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की किस सबसे बड़ी ज्ञात अंत्येष्टि स्थल से रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बाड़ा और सनौली। आप लोग देखेंगे सनौली से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, विशालतम कब्रगाह मिला है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीनतम कब्रगाह होने का खिताब प्राप्त है एक तरह से। ठीक है, तो यहीं से जो है रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि से कौन से युद्ध की समाप्ति हुई? मैंने आपको अपने इस वीडियो में कई बार बता दिया कि ये संधि कब हुई थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। और इस समय जो गवर्नर है डुप्ले को हटा के गुडयू को बना दिया गया, उसके समय में हुआ। ठीक है, अब निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस राज्य पर अलाउद्दीन के समय सबसे पहले आक्रमण किया गया था? तो ऑप्शन है, तेलंगाना, मैसूर, मदुरा और देवगिरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना पे आक्रमण किया गया 1303 में, लेकिन वो असफल रहा। बाद में 1308 में उसको जीता जाता है। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो तेलंगाना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसी की बात हो रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स भी कभी कभी पूछ देता है कि इसके उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान का क्रम बताइए। ठीक है, तो जो उसके उत्तर भारत में
प्रमुख राज्यों को जीतने का क्रम है वो है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा, ठीक है। और जो दक्षिण में है उसका जो जीतने का क्रम है देवगिरी, ठीक है, वारंगल और होयसल, फिर पांड्य। हालांकि पांड्य राज्य को ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन वो लूट की दृष्टि से इनका सबसे सफल आक्रमण था, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? उत्तर भारत का जो अभियान का क्रम है वो है गुरचीमा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा। और दक्षिण भारत का जो क्रम है वो है देवा, होपा, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य, ठीक है। तो इसका उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ऑप्शन है कर्ण बघेला, हमीर देव, भीम द्वितीय, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि कर्ण बघेल है, जिसको जब पराजित किया जाता है उसके बाद वो भाग के देवगिरी चला जाता है, और देवगिरी में उसको शरण दिए जाने के कारण ही अलाउद्दीन का आक्रमण वापस से देवगिरी पे होता है, ठीक है। और इसी की पत्नी रहती है कमला देवी, जिससे विवाह कर लेता है अलाउद्दीन, और इसी की पुत्री रहती है कर्ण बघेल की देवल रानी, और जिससे जिससे खिज्र खां का प्रेम प्रसंग चलता है, और जिसका जो वर्णन है अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक आस्की में करा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम ठगों का दमन किया गया था? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है, मैंने भी ज्यादा इसके बारे में कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जलालुद्दीन खिलजी है। इसके समय में ठगों का दमन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था को प्रतिवर्ष कितना वेतन मिलता था? ऑप्शन है 220 टंका, 170 टंका, 240 टंका, 234 टंका। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 234 टंका उसको वेतन दिया जाता था, और यदि वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था तो उसको 78 टंके अतिरिक्त मिलते थे, और जो पैदल सैनिक होता था उसको भी 78 टंका वेतन दिया जाता था। और जो घुड़सवार, मतलब जो घोड़े का एक सवार भी होता है, उसको भी अलग से 19.5 टंका का जो है 19.5 टंका वेतन मिलता था, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन 234 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से फ्रांसीसी व्यापारी मुक्त व्यापार के समर्थक थे? तो डुप्ले, काउंट लाली, अल्लाह बुर्दुल, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये जो फिजियोक्रेट है एक कैटेगरी है, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे जो मुक्त व्यापार के समर्थक थे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यही होगा। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी है, ठीक है। आगे हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज लाते रहेंगे, और इस सीरीज मान के चलिए कि 200 प्रैक्टिस सेट की होगी, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, बस कराने के लिए समय थोड़ा कम पड़ जा रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तो 50-50 के कराए थे, अभी 40 के करा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एग्जाम है। तो मैं जो पढ़ता हूँ वही यहाँ पे आके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।